नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाद। सेबी ने बड़ा बदलाव करते हुए रिट्स को अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में डाल दिया है। यानी म्यूचुअल फंड और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के लिए रिट्स में निवेश का जो तरीका है वो अब पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो रिट्स में इस बदलाव का निवेशकों के लिए क्या है मतलब, और क्या रियल एस्टेट में एक्सपोजर बढ़ाने का यही सही मौका है? नए नियम कब होंगे लागू? रिट्स में निवेश के क्या है फायदे और नुकसान? इन तमाम बातों को समझेंगे हम आज हमारे शो पर। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद आठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे हमारे साथ हैं और मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया इस शो पर। और रिट्स में बदलाव, बड़े सारे लोग ये जानना चाहते हैं ऋषिकेश कि आखिरकार सेबी ने ये बदलाव किया क्या है, और जो भी बदलाव सेबी ने किया है वो कब से लागू होंगे? नमस्ते स्मिता जी, मोहित जी नमस्ते, और सारे दर्शकों को नमस्ते। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो 2025 में काफ़ी सारे सर्कुलर्स आए थे और कंसल्टेशन पेपर्स आए थे, और वो दर्शाते थे कि रिट्स का समावेश हो और उसका एक्सपोजर बढ़ जाए। तो अगर हम देखें तो सर्वप्रथम ये जानना ज़रूरी है कि जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है, ऑफिशियल सर्कुलर आया है जो नवंबर में आया था, उसमें क्या दर्शाया गया है। उसमें यह दर्शाया गया है कि रीट्स का समावेश होगा एमएफ और एसआईएफ में, लेकिन उसकी कैटेगराइजेशन जो है उसको इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से कैटेगराइज किया जाएगा। और अगर हम 2026 से देखें, एम्फी जैसे हर 6 महीने में मार्केट कैपिटलाइजेशन की लिस्ट निकालती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की। अभी रीट्स का भी समावेश इनमें होगा। और लास्टली इनविट्स जो है वो अभी भी हाइब्रिड कैटेगरी में ही माने जाएंगे, गिने जाएंगे। और बदलाव क्या आया है अगर हमको ये जानना है तो हाल फिलहाल अभी देखी जाए तो अभी की तारीख में रीट्स का जो ओवरऑल एक्सपोजर जो है वो करीबन 10% का है, और सिंगल इशूअर का जो है वो 5% का है अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। लेकिन अभी हम देखते हैं कि उसका इंक्रीज होके सिंगल एक्सपोजर जो है वो 5% से 10% होगा, और ओवरऑल के तौर पे 10% से 20% का होगा अक्रॉस इक्विटी, डेट, हाइब्रिड में और एसआईएफ में भी। तो ये बदलाव आने की कंसल्टेशन पेपर ने सुझाव दिया हुआ है। बिल्कुल, और ये बदलाव बहुत सारी चीजें हैं जिसको बदल देगा ऋषिकेश, और इसीलिए शायद वो लोग बहुत इसको लेकर थोड़े आशान्वित है जिनको रिट्स में अब तक इन्वेस्टमेंट करने में ये सोचते थे कि क्या इसमें रिस्क है, या फिर अगर रिस्क नहीं है तो क्या इक्विटी की तरह ये बिल्कुल ऐसा है कि आराम से पैसा बनेगा। अब आप बताइए जरा, मैं आपसे जानना चाहूंगी मोहित, क्योंकि बदलाव अब इसमें होंगे और 1 जुलाई 2026 से जो नए नियम हैं वो भी लागू करने की बात कही गई है, यानी कि रिट्स का जो एक्सपोजर है वो इक्विटी कैटेगरी में कर दिया जाएगा। इससे मुझे ये समझने की यहां पर जरूरत है कि पहले किस तरीके का एक्सपोजर था रिट्स का। जी स्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। तो देखिए, रीट्स जो होते हैं वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। तो यहाँ पर ये एक माध्यम है, एक वहीकल है जिसके जरिए एक आम रिटेल निवेशक रियल एस्टेट में म्यूचुअल फंड यूनिट्स के जैसे ही निवेश कर सकता है। अब ये जो यूनिट्स हैं इसके अंडरलाइन में या तो आपके पास में कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, या रिटेल प्रॉपर्टी होती है, या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, और अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तब आप बहुत बड़ी रकम एक साथ नहीं लगा सकते, तो आप रीट्स के माध्यम से बहुत बड़े बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी कर सकते हैं। इट्स अ व्हीकल टू पार्टिसिपेट। तो अब तक क्या हो रहा था कि जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स थे वो बहुत ही कम मात्रा में रीट्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते थे, क्योंकि कारण ये था कि सेबी ने ये बोल रखा था कि आप अपने एनएवी का 10% से ज्यादा हिस्सा रीट्स और इनविट्स, इन दोनों व्हीकल्स में मिलाकर उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। और उसके साथ साथ सेबी ने ये भी कह रखा था कि इसका क्लासिफिकेशन जो है वो डेट के माध्यम में होगा। यानी अगर मैं एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड चला रहा हूं जिसमें मेरे पास में 65% इक्विटी है, और मान लीजिए आप मेरे पास में 25% डेट है, तो और बाकी 10% मैंने रीट्स और इनविट्स में ले रखा है। तो यहाँ पर रीट्स और इनविट्स का जो एलोकेशन है वो डेट के एलोकेशन में मिल जाता था, और ओवरऑल डेट को 35 समझा जाता था और इक्विटी को 65। तो यहाँ पर इक्विटी का जो एलोकेशन है वो फंड मैनेजर्स को 65 पर रखना पड़ता था ताकि वो अपने फंड को इक्विटी टैक्सेशन दिलवा पाए। अब जब सेबी ने ये कह दिया है कि 1 जनवरी 2026 से जो रीट्स का एलोकेशन है वो इक्विटी में क्लासिफाई हो जाएगा, तो इसका मतलब वो जो
10% का जो हिस्सा था जो डेट में जुड़ रहा था वो अब इक्विटी में जुड़ जाएगा। तो जिस फंड में पहले 65 इक्विटी था और 10 रीट्स का एलोकेशन था वो अब 75 इक्विटी कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड था वो अपने इक्विटी के प्योर इक्विटी के एलोकेशन को अब कम कर सकता है। वो चाहे तो प्योर इक्विटी को 55% पे रख सकता है या और भी कम दे जा सकता है, उसमें रीट को शामिल कर सकता है, फिर भी उसका ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन जो है वो 65 के ऊपर रह जाएगा क्योंकि रीट भी अब उसमें शामिल हो जाएगा। तो जो फंड का टैक्सेशन था वो इक्विटी का ही रहेगा, जो स्वरूप था वो इक्विटी का ही रहेगा। तो निवेशकों को फायदा होगा। फंड को जो ओवरऑल एलोकेशन रीट में करना था वो अब उसको बढ़ा पाएंगे। हालांकि सेबी ने यह भी कहा है कि इनविट्स अभी भी इस दायरे से बाहर रहेंगे, यानी उसे अभी भी हाइब्रिड या डेट का ही क्लासिफिकेशन मिलेगा। तो इससे एक और चीज ये हो गई है कि जो इनविट्स और रीट मिलाकर पहले 10% होते थे, वहां पर अब इनविट्स अकेला 10% तक जा सकता है और रीट्स को आप पूरी तरह से इक्विटी में मूव कर सकते हो। तो ओवरऑल रीट्स का कंपोजिशन 20% तक जा सकता है और सिंगल इशूअर कंपोजिशन अब 10% तक जा सकता है। तो इससे जो रिटेल निवेशक है उसे इक्विटी टैक्सेशन में फायदा होगा। हाइब्रिड और बैलेंस एडवांटेज फंड्स में अब थोड़ा सा और कंजर्वेटिव स्वरूप आ पाएगा, उसमें रीट्स की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाएगी और जो रीट्स नामक जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उसके अंदर में निवेश बढ़ेगा और भारतीय रियल एस्टेट बाजार में एक तरह से डेमोक्रेटाइजेशन जैसे बोलते हैं कि सस्ते टिकट साइजेस पे आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज में हिस्सेदारी कर पाएंगे, वो एक तरह का माहौल बन जाएगा। तो मुझे लगता है बहुत ही सकारात्मक कदम है, लंबी दिशा की सोच है। बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझाया भी कि दरअसल लिमिटेशंस पहले क्या थे और अब किस तरीके का एक्सपोजर रिट्स में जो है वो रहेगा। ऋषिकेश, आपसे भी मैं ये समझना चाहूंगी, क्या ये समय की मांग थी कि रिट्स को अब थोड़ा और पॉपुलर बनाया जाए और इसी को देखते हुए सेबी ने इस तरीके का जो सुझाव है पहले वो दिया और उसके बाद सुझाव के बाद ये अल्टीमेटली अब लागू होने जा रहा है? जी बिल्कुल, ये समय की भी मांग थी और एक नया इंस्ट्रूमेंट आया हुआ है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो केवल 5 रीट्स अवेलेबल है इंडिया में जो लिस्टेड स्पेस में है। अगर इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ाना है, निवेश की मात्रा बढ़ानी है, तो म्यूचुअल फंड जो काफ़ी पॉपुलर मैकेनिज्म है निवेश करने का, अगर इसका समावेश म्यूचुअल फंड्स और एसआईएफ्स में हो जाएगा तो इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, लोगों को समझ आ जाएगी। आज की तारीख में अगर देखी जाए तो हमारी पूरी पॉपुलेशन को देखें तो रीट्स की इतनी समझ नहीं होगी जितनी म्यूचुअल फंड्स की है, लेकिन लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। अगर वो म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं और फिर देखते हैं कि अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, तब जाके रीट्स की मालूमात होगी उनको और पता चलेगा कि रीट्स इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो एक तरीके से पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने से और पार्टिसिपेशन बढ़ाने के तौर पे भी देखा जा सकता है इसको। जी बिल्कुल, लेकिन अब मोहित, आपसे मैं अल्टीमेटली ये समझना चाहूंगी, मान लीजिए मैं एक निवेशक हूं और मेरा पोर्टफोलियो जो अब तक इक्विटी और डेट में था, मान लीजिए गोल्ड में भी था, अब मेरे पोर्टफोलियो में अगर रीट्स में जिस तरीके से अब रिक्लासिफाई होने जा रहा है और उसका एक्सपोजर अगर मैं लेती हूं तो किस तरीके के चेंजेस आएंगे? जी स्मिता, तो देखिए आपके पोर्टफोलियो में ये हो सकता है कि अब जो रीट की मात्रा थी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए आपने किसी मल्टी एसेट फंड में एक्सपोजर ले रखा है, देखिए अधिकतर क्या था, अभी तक मल्टी एसेट फंड्स में ही आपको रीट्स का एलोकेशन दिख रहा था। तो यहाँ पर आपको बाकी किसी दूसरी कैटेगरी में रीट्स को शामिल इतना तरीके से नहीं किया जा रहा था। तो मल्टी एसेट जो फंड होंगे उसमें अब आपका जो एक्चुअल इक्विटी कंपोजिशन था, हो सकता है कि वो थोड़ा सा नीचे हो जाए और उसकी जगह अब रीट ले ले। तो यहां पर आपको रियल एस्टेट बाजार में निवेश करने का एक मौका मिल गया। इनफैक्ट फंड मैनेजर्स को, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अब रियल एस्टेट में निवेश करने के 2 माध्यम मिल गए हैं। पहला कि वो चाहते तो रियल एस्टेट स्टॉक्स में सीधा निवेश कर सकते थे और अभी भी कर सकते हैं। दूसरा, वो चाहे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आंशिक भागीदारी ले सकते हैं रीट्स के माध्यम से, राइट? क्योंकि इसमें 2 फायदे हैं। एक तो आपको उन प्रॉपर्टीज का रेंटल यील्ड मिलता है और उससे आपको एक रेगुलर इनकम मिलती है, और दूसरा फायदा कि इन प्रॉपर्टीज के प्राइसेस में जो अप्रिसिएशन आता है तो आपका जो रीट के यूनिट्स का जो एनएवी है वो भी ऊपर जाता है। तो इससे आपके पोर्टफोलियो में अप्रिसिएशन भी आएगा। तो जो रियल एस्टेट में फिजिकल निवेश करने के बेनिफिट्स होते थे वो अब आपको फिनेंशियल माध्यम से मुहैया हो पाएंगे आसानी से। तो आप छोटे टिकट साइजेस में आप इसमें निवेश कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात स्मिता,
कि 1 जुलाई के बाद जो रीट्स हैं उनका इंक्लूजन इक्विटी इंडाइसेस में भी होने लगेगा। इसका मतलब कि आपके पास में अलग से रीट के ही पूरे इंडाइसेस आने लग जाएंगे। अभी जैसे आप एक लार्ज कैप इंडेक्स देखते हैं, मिड कैप इंडेक्स देखते हैं, सेक्टोरल इंडाइसेस देखते हैं, बैंकिंग, आईटी, फार्मा, उसी तरह से आपके पास में रीट्स के इंडाइसेस आएंगे 1 जुलाई के बाद में। तो आप चाहे तो पूरा के पूरा एक रीट्स का इंडेक्स ले सकते हैं, जहां पर आप 6, 7, 8, 10 तरह के रीट्स ले पाएंगे। एक हो सकता है रिटेल रीट हो, एक हो सकता है कमर्शियल रीट हो, एक हो सकता है ग्लोबल रीट हो, एक हो सकता है कि आपके पास में रिटेल मॉल्स और का रीट हो। तो बहुत अलग अलग तरह के रीट्स भी होते हैं, और आप इनकी मिली जुली इनकम को आप डिविडेंड के माध्यम से, इंटरेस्ट के माध्यम से और कैपिटल अप्रिसिएशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी कैटेगरी खुलने वाली है, और भारतीय बाजार में भी फिजिकल रियल एस्टेट में निवेश का एक जबरदस्त बड़ा तरीका खुलने वाला है आने वाले समय में। बिल्कुल, और एक तरीके से रियल एस्टेट में जो एक स्टेबल फ्लो होता है उसका फायदा पोर्टफोलियो में आराम से आपको मिल जाएगा। लेकिन जितना मोहित ने बताया ऋषिकेश, निवेशकों के लिए ये किस तरीके से फायदेमंद रहेगा, या यूं कहें कि निवेशकों के लिए कितना अब एक अलग तरीके का डाइवर्सिफिकेशन उनके पोर्टफोलियो में मिलेगा। क्या फंड मैनेजर्स के लिए भी रेट्स में लोगों को निवेश करवा पाना इतना आसान है, या फिर चुनौतियां रहेंगी उनके सामने? अ, जी स्मिता जी, बहुत सही सवाल है ये कि क्या फंड मैनेजर एक्सपोजर लेंगे। क्या ये रेगुलेटरी इम्पेडिमेंट था जिसके वजह से एक्सपोजर नहीं ले पा रहे थे। अभी हमने देखा है कि ओवरऑल एक्सपोजर जो 10% का था वो बढ़ के 20% का हुआ है। लेकिन हम अभी के फंड्स अगर देखें तो काफ़ी सारे फंड्स हैं जहाँ पे रीट्स का समावेश हुआ है। जैसे इक्विटी में आप देखो तो करीबन 32 फंड्स है जहाँ पे रीट्स का समावेश है। उनका टोटल AUM जो है करीब करीब 32 लाख करोड़ का है, सॉरी 2.5 लाख करोड़ का है। वहां पे हमको ये दिखाई देता है कि केवल 5,000 करोड़ के रीच है। तो अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो केवल 2% या 2.1% का समावेश हुआ है रीट का, बल्कि आपके पास फंड मैनेजर के पास 10% की अपॉर्चुनिटी थी निवेश करने की। तो ये केवल रेगुलेटरी चैलेंज नहीं था जिसके वजह से वो एक्सपोजर नहीं ले रहे थे। आज की तारीख में भी ऑन एन एवरेज अगर हम रीच का समावेश देखें तो केवल 2.5% का समावेश आता है ऑन एन एवरेज। तो अगर ये 10% का लिमिट होने के बावजूद केवल 2.5% का अगर कोई एक्सपोजर ले रहा है तो ये स्ट्रक्चरल और या फिर रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट नहीं है। ये फंड मैनेजर के कोई चैलेंजेस होंगे या कोई इम्पेडिमेंट्स होंगे जिसके वजह से वो रीट्स में निवेश नहीं कर रहे हैं। कुछ फंडामेंटल रीजंस होंगे जिसके वजह से फंड मैनेजर का झुकाव रीट्स के तरफ नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा केवल 5 रीट्स है तो एक्सपोजर लेना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन सब कारणों के वजह से शायद रेगुलेटरी इम्पेडिमेंट या रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के वजह से केवल लोअर एलोकेशन नहीं था, लेकिन फंडामेंटल रीजंस के वजह से भी फंड मैनेजर्स ने कम एलोकेशन लिया हुआ है। तो अब एएमसी सोचेंगी ऋषिकेश इस पर आगे एक्सपोजर के लिए, या फिर एक अलग फंड लॉन्च करने के लिए? जी बिल्कुल, AMC एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा उनको निवेश करने के लिए। जैसे मोहित जी ने भी कहा कि रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए एक जुलाई के बाद इनका एक खुद का इंडेक्स बनेगा। तो काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है, लेकिन काफ़ी सारे चेक्स भी AMCs को रखने पड़ेंगे क्योंकि एक नया सेक्टर आ रहा है। तो वो चेक्स अगर वो सही तरीके से कर लेंगे तो शायद ये प्लेटफॉर्म अच्छा होगा। म्यूचुअल फंड और SIFs एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे रीट्स का समावेश हो सकता है। और उसमें निवेश के किस तरीके के फायदे आम निवेशकों को होंगे ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आपके पोर्टफोलियो में कितना एक्सपोजर रीट्स का होता है सही। ये तमाम बातों को जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारा आपका स्वागत है, और मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं रीट्स की, जिस पर सेबी ने फिलहाल इसको रीक्लासिफाई किया है, और उसके बाद इक्विटी में एक तरीके से क्लासिफाई होते हैं। आपके लिए किस तरीके के निवेश के इसमें बन रहे हैं चांसेस, ये जानने की हम कर रहे हैं कोशिश। मोहित, आप बताइए जरा, एक निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें निवेश करना कितना सही रहेगा रीट्स में? जी स्मिता, देखिए, आप और हमने बहुत सारे ऐसे आसपास निवेशक देखे हैं। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स, जिन्हें रियल एस्टेट और गोल्ड पे हमेशा से भरोसा रहा है, सदियों से ये भरोसा टिका रहा है, और सबकी इच्छा रहती है कि रियल एस्टेट ओन करे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, रेसिडेंशियल हो, फार्म हाउस हो, या कैसा भी रियल एस्टेट हो। अब आम निवेशक
बहुत बार रियल एस्टेट को ओन नहीं कर पाता है, स्पेशली कमर्शियल रियल एस्टेट जो कि बहुत महंगा होता है, जहां पर टिकट साइजेस बहुत बड़े होते हैं, जहां पर ड्यू डिलिजेंस, लीगल स्क्रूटनी का बहुत ज्यादा मायना होता है। राइट, अब सबकी इच्छा होगी कि एक बहुत बड़ी किसी बिल्डिंग में जहां पर बड़े बड़े ऑफिसेज हो, उसमें एक ऑफिस उनके पास में हो और जिसे वो लीज पर दे पाए। तो अगर आप ऐसी चीजों में, ऐसी प्रॉपर्टीज में हिस्सेदारी चाहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म लीज पर जाती है, बहुत बड़े एस्टैब्लिश कमर्शियल रियल एस्टेट जो है, तो रीट ही आपके लिए एक सबसे अच्छा और सुलभ उपाय है। यहाँ पर आपको फिजिकल यूनिट्स में, एज एन यूनिट फिजिकल यूनिट्स नहीं मिलते हैं, बट आपको फाइनेंशियल यूनिट्स मिल जाते हैं उस प्रॉपर्टी के। और उस प्रॉपर्टी का जो भी रेंटल ईल्ड होता है, उसके 90% रेंटल ईल्ड को रेगुलेटरी तरीके से उस रीट को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अपने निवेशकों को। तो एक, आपको रेगुलर इनकम मिलेगी, आपको रेगुलर इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम, जो भी उसका रेंटल यील्ड होता है, वो आपके हाथों में वापस आएगा। और दूसरा, इन प्रॉपर्टीज में जो जो अप्रिसिएशन होता है, कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, उसको भी आप हासिल कर पाएंगे। तो जो एक सपना होता है एक अच्छी रियल एस्टेट को ओन करने का विदाउट एनी लीगल हैसल्स, आज एक आम निवेशक डर जाता है स्मिता जी कि मैं रियल एस्टेट में नहीं घुसूंगा, कौन इतना ड्यू डिलिजेंस करेगा, दूसरे शहरों में जाकर अच्छी प्रॉपर्टीज चुनेगा जिसका भाव भी ऊपर जाए, जिसमें कोई लीगल एंक्रोचमेंट ना हो, कोई और बहुत सारी चीजें होती है, मेंटेनेंस का लफड़ा ना हो। तो ये सब चीजों से बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है, आप रीट्स में निवेश करिए और यहाँ पर आपको सारी भागीदारी मिल जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी कोलकाता के नेक्सॉन मॉल में निवेश करने की इच्छा है, वहां पर आप चाहे तो एक यूनिट ओन करना चाहते थे बट नहीं कर सकते हैं, तो आप वो रिटेल रीट में आप हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह जो बैंगलोर के बड़े ऑफिसेज हैं आईटी हब में, उन्हें आप रीट के द्वारा ओन कर सकते हैं। मुंबई के माइंड स्पेस के जो ऑफिसेज हैं, उन्हें आप रीट के द्वारा ओन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन टूल है आपके पोर्टफोलियो में। जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज आपके अभी तक इक्विटी, डेट और कुछ हद तक कमोडिटीज में जा रहे थे, अब वो रियल एस्टेट में भी जाने लग जाएंगे। तो एक अलग एसेट क्लास जो है वो खुल जाएगी निवेशकों के लिए, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाएगा और एक बहुत ही अच्छे तरीके से, रेगुलेटेड तरीके से और लिक्विड तरीके से, रियल एस्टेट से लिक्विडिटी इतनी आसान नहीं होती है स्मिता जी। मैं चाहूं तो भी आज पैसा इमीडिएटली लिक्विड नहीं कर सकता, बट रीट आप एक्सचेंज पर जाकर इमीडिएटली बेच सकते हैं, आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी। म्यूचुअल फंड यूनिट्स को आप बेच सकते हैं, 2 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो लिक्विड, रेगुलेटेड, लो टिकट साइज में आपको निवेश करने का फायदा मिलेगा और मुझे लगता है एक बहुत बड़ी क्रांति है जो भारतीय बाजार में आने वाली है। और कितना अच्छा एसेट क्लास है, आपने समझाया भी इसको बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि आप जहां काम करते हैं, जिस वर्क स्पेस पे, आप उसके रीट्स भी खरीद सकते हैं, लाइक आप उसे भी ओन कर सकते हैं। अगर मैं कहूं तो मैं मैराथन फ्यूचरएक्स के भी रीट्स खरीद सकती हूं अगर ये अवेलेबल हो तो। लेकिन हाँ, जाहिर तौर पर जमीन खरीदना या कहीं किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, ये ऐसे पारंपरिक इन्वेस्टमेंट रहे हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा लोगों को फोर्स भी नहीं करना पड़ता और लोग बड़े इसकी तरफ अपने आप चले जाते हैं। अब फंड हाउसेस को तो बहुत अपने फंड्स को के लिए प्रमोशन करना पड़ता है, बट इन सब चीजों का तो कभी प्रमोशन नहीं करना पड़ा। एक बहुत ही परंपरागत ये ट्रेंड रहा है निवेश का। लेकिन फिर भी ऋषिकेश, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि अगर रीट्स में किसी को इन्वेस्टमेंट करना ही है तो फिर उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्वाति जी, ये नया एवेन्यू है जहाँ पे निवेश कर सकते हैं। काफ़ी दो चीज़ें हैं जहाँ पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे प्रथम ये देखना ज़रूरी है कि कौन से रीट्स में फंड मैनेजर्स ने निवेश किया हुआ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी लिक्विडिटी क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है, ये देखना ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी कि अंडरलाइंग रीट्स क्या है। दूसरी चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि ये रीट क्या परसेंटेज में निवेश किया गया। लिमिट 20% का है, लेकिन अगर लिमिट 5-7% से ज़्यादा हो तो शायद निवेशकों ने निवेश नहीं करना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं जिस पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है, लिक्विडिटी भी बहुत बड़ा चैलेंज हो सकती है। माना कि लिक्विड बोला जाता है इन्हें, पर लिक्विड, अगर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो तो म्यूचुअल फंड्स मैनेजर को लिक्विडिटी मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको रिडेम्पशंस ऑनर करने होते हैं। पर अगर वो लिक्विफाइबल नहीं है, वॉल्यूम्स नहीं है, तो फिर थोड़ा चैलेंज आ सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है निवेशकों ने, इससे पहले कि वो रीट वाले म्यूचुअल फंड्स या एसआईएस में निवेश करें। जी, अब यही सेम क्वेश्चन आपके लिए भी रहेगा मोहित। जरा एक बार दर्शकों को ये समझा दीजिए कि रीट्स में निवेश करने से पहले उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
जी देखिए, इसमें जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के जो ब्रॉड रूल्स होते हैं वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहली बात, कि आप कहीं ओवर कॉन्सेंट्रेट तो नहीं कर रहे, रियल एस्टेट की चाह में कहीं आप ऐसे फंड्स में तो एक्सपोजर नहीं ले रहे जहां पर बहुत ज़्यादा ओवर एलोकेट कर रखा है रीट्स में। और जैसा ऋषिकेश ने भी बहुत अच्छे से बताया कि यहाँ पर लिक्विडिटी का कॉन्स्ट्रेंट हो सकता है, तो आपको ओवर एलोकेशन से थोड़ा सा बचना होगा। दूसरी बात, आपको इंटरेस्ट रेट साइकिल का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क जो रीट के निवेश में होता है स्मिता जी, और शायद आम निवेशक ये नहीं समझ पाता कि इंटरेस्ट रेट साइकिल से ये बहुत ज्यादा लिंक्ड होते हैं। जब गिरती हुई इंटरेस्ट रेट साइकिल्स में रेंटल यील्ड अट्रैक्टिव हो जाते हैं और रीट्स का यील्ड बढ़ जाता है, और थोड़ा सा आपको उनके प्राइसेस में अप्रिसिएशन भी देखने को मिलता है, तो वो साइकिल उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। पर जब इंटरेस्ट रेट का साइकिल रिवर्स होता है और रेट्स ऊपर जाने लगते हैं, तो रीट्स में आपको रेंटल यील्ड्स थोड़े से क्या बोलते हैं, उन्हें थोड़े कम हो जाते हैं, और शायद आपका अप्रिसिएशन भी जो है वो खतरे में आ जाता है। तो यहाँ पर निवेशकों को ये साइकिल समझना बहुत जरूरी है कि वो किस साइकिल में रीट्स में निवेश कर रहे हैं। तीसरी बात कि यहाँ पर प्राइस का खतरा फिर भी है, चाहे ये रियल एस्टेट है, बिल्कुल। चाहे ये फिजिकल रियल एस्टेट को फाइनेंशियल यूनिट्स में दे रहे हैं, बट यहाँ पर बिकॉज ये लिस्टेड है, प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकती है और उसका रिस्क हमेशा बना रहेगा। तो ये वोलेटाइल है, ऐसा नहीं है कि इसमें वोलेटिलिटी नहीं होगी, बिकॉज ये रियल एस्टेट है। बिल्कुल। और साथ ही साथ आप अपने रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन को देखिए और वो सोच समझ कर ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करिए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आपको ये सारी चीज़ों को का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड वेरी क्विकली आपसे मैं जानना चाहूंगी ऋषिकेश, अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में इसको रखना है तो एक्सपोजर कितना होना चाहिए? अगर इसको रखना है तो आप 7 to 8% से ज़्यादा एक्सपोजर ना हो। म्यूचुअल फंड के द्वारा अगर आप कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर है वो 7 to 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका डिराइव्ड एक्सपोजर जो है वो केवल 2-3% होगा, अगर कोई फंड मैनेजर 20% का भी एक्सपोजर ले ले ओवरऑल बेसिस पे। बिल्कुल, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भले ही इक्विटी में क्लासिफाई हुआ हो, लेकिन इसका जो रिटर्न ड्राइवर होता है वो अलग होता है। तो ये एक डिफरेंशिएट यहाँ पर होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ऋषिकेश, आपका भी थैंक यू सो मच मोहित। और इसी के साथ म्यूचुअल फंड मनी गुरु के आज के सेगमेंट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।